हेलो। अब आ गया ना। लाइव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आइए जी, आरती एक और प्यारे से दिन की करते हैं शुरुआत और ले उस माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ, मैं यूं ही मुस्कुराते हुए ढेर सारी, ठीक है, मेहनत करता रहा। कंजंक्शन है ना, ठीक है बेटा। दीपू, 2 क्लास पहले कंजंक्शन स्टार्ट हुआ था। टॉपिक, नया टॉपिक कंजंक्शन, 2 क्लास पहले। एक बार हेडिंग देख के रीनेम कर दे। आओ बेटा जी। और कल वोकैब की क्लास होनी थी बट हो नहीं पाई। वोकैब की क्लास में थोड़ा सा बच्चों का टाइमिंग इशू आ रहा है 5:30 पे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास होती है। तो क्या करेंगे बेटा, अब से जो वोकैब की क्लास होगी वो वही होगी जो हम पहले अपना दौर चलाया करते थे। ठीक है, पहले हमारा दौर होता था रात 9 बजे। तो अब रात 9 बजे ही वोकैब की क्लास का टाइमिंग जो है वो फिक्स होगा। ठीक है जी। तो आज रात को उसकी टाइमिंग बदल रहा हूं मैं, 5:30 की बजाय रात को 9 बजे कर रहे हैं, क्योंकि रात को 9 बजे आपकी किसी भी सब्जेक्ट की जो है क्लास नहीं होती है। बच्चे 5:30 में कह रहे थे 6 बजे से जो है गगन सर की मैथ्स की क्लास पढ़ रही है, तो क्लैश पढ़ रहा था उसका। तो उसका एक नतीजा हम ये कर रहे हैं मेरे बच्चे कि जो क्लास है वो आपकी पहले की तरह है, वो कह की रात को 9 बजे हुआ करेगी। ठीक है। और बाकी कुछ कुछ अच्छी चीजें सीखी, कह रहा हूं की है, वो मंडे को मैं आपको वो पीडीएफ दूंगा, जो अभी मैं एक अच्छी पीडीएफ रेडी कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब हमने बोला लास्ट जो हमने करना था बेटा, वो इफ और वेदर का डिफरेंस करना था कि इफ और वेदर में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो देखना था। और इफ और वेदर बेसिकली पढ़ना था मेरे बच्चे। कहा गया भाई कंजंक्शन, ये रहा। ठीक है, आइए। ठीक है बेटा, रात के 9 बजे की क्लास ठीक है वो कैब की, बताना। ठीक है ना, उस टाइमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता के चलिए। देखो मेरे भाई, इफ था और इफ और वेदर मैंने आपको कहा था कि कल होगा, तो इफ और वेदर को जरा बेटा जान लेते हैं। इफ और वेदर की कहा कहानी देखो। इफ और वेदर और दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर वो डिफरेंस की भी बात करूं। बेटा आप जहां इफ यूज कर रहे हैं आप वेदर यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी किसी चीज का अनसर्टेन होना दिखाता है, इफ और वेदर भी किसी चीज का, ठीक है, अनसर्टेन होना दिखाता है। ठीक है, आप कमेंट करते रहेगा, ठीक है ना, वो टाइमिंग। चलो, अच्छी बात। और प्रैक्टिस क्लास भी जो है रात को 9 बजे ले लेंगे। डेली थोड़ा ना वो कैब की क्लास करेंगे, एक दिन वो कैब पढ़ लिया, एक दिन कोई ना कोई प्रैक्टिस सेशन जरूर रखेंगे। ठीक है, वो कैब की क्लास सुबह नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि उसका पहले कंटेंट भी तो तैयार करना पड़ता है ना मुझे। देखिए, इफ और वेदर दोनों के दोनों याद रखिएगा बेटा, ये अनसर्टेन के लिए यूज होते हैं। जब कोई भी चीज आपके लिए अनसर्टेन होती है, ठीक है, उसके लिए यूज होते हैं दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों ही अनसर्टेन के साथ साथ आप ये कहोगे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं, नरेशन। याद आया, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं नरेशन, नरेशन टॉपिक में। तो दोनों का ये काम है भाई, नरेशन टॉपिक में ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये अनसर्टेन चीजों को दिखाते हैं, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन और अनसर्टेन। ठीक है, आगे देखिए कैसे। हाँ, हेडिंग थी ना उसमें, मैंने बोला ही
डज नॉट नो, वो नहीं जानता, he does not know, वो नहीं जानता, if or whether they will go there, वो नहीं जानता कि वो वहां जाएंगे। ठीक है, वो नहीं जानता, तो बेटा ये क्या है, अनसर्टेन है। तो इसमें दोनों के दोनों ही एग्जाम में सही है, चाहे एग्जामिनर इफ दे बेटा, चाहे एग्जामिनर वेदर लिख के दे, वो दोनों के दोनों ठीक है। हाँ, वो दोनों के दोनों अपने आप में सही होंगे। डन है, दोनों के दोनों अपने सही होंगे। हाँ बेटा, वो कैब में इडियम्स और फ्रेजल वर्ब की भी क्लास लूंगा मैं बेचिंद्र। तो ही डज नॉट नो इफ या वेदर दे विल गो देयर, कि वे नहीं जानते क्या वे वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, दोनों सही, बस गलत है। तो गलत क्या है बेटा यहां, दैट गलत। क्यों, क्योंकि डज नॉट नो वो नहीं जानता, जब वो जानता ही नहीं तो वहां दैट कैसे आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, तो ये तो हुआ अनसर्टेन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल देखें। मैंने पूछा था आपसे कि अगर मैं ऐसे लगा दूं, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा था, इफ और वेदर, ठीक है, इफ और वेदर दे कुड हेल्प हिम, इफ और वेदर दे कुड हेल्प हिम। आपने देखा जयदीप सर, ये तो वही हो गया क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर आ रहा है बेटा पूछा था। अब अगर पूछा था आ रहा है तो इफ भी सही और वेदर भी सही, दोनों के दोनों आपस में सही हो गए। आसान काम हुआ भाई। बस गलत है तो गलत क्या है बेटा, यहां दैट गलत है। तो ये तो सही है सर। फिर पेपर में एरर किस बेस पर आता है, एरर इस बेस पर आते थे बेटा जब दो चीजों में सिर्फ ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ। ठीक है यार, मैं नहीं जानता वो वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, कॉफी पीऊं कि चाय पीऊं। जब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूजन दिखाएं, ये वाला कि ये वाला, जब दो के बीच कंफ्यूजन दिखाते हैं तो आप उस चॉइस के लिए बेटा और कंजंक्शन का यूज करते हैं। और के साथ दो चॉइस में कंफ्यूजन दिखाने के लिए वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर और दिया गया है एग्जाम में तो आप जो है इफ का प्रयोग नहीं वेदर करें। तो वेदर लिमिटेड कंफ्यूजन दिखाता है, ये कि ये, इफ ओवरऑल मुझे नहीं पता क्या। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या, तो बेटा ये दोनों में आ जाए। अगर मैं सेम चीज को ये कर दूं, ठीक है, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, हाँ, इफ दे दे पेपर में, इफ दे विल गो देयर, यहां तक बिल्कुल सेंटेंस सही है बेटा, है ना, बिल्कुल सही है। इफ भी था वेदर भी था, लेकिन पेपर में दिया इफ दे विल गो देयर और नॉट, उसे नहीं पता वे वहां जाएंगे या नहीं। अब जैसे ही आपको एग्जाम में दिखा रहे, हाँ सर ने कहा था अगर और आ गया तो उसका कॉम्बिनेशन इफ के साथ नहीं बनता, वेदर के साथ बनता। बस बेटा इफ और वेदर में ये एग्जाम में एरर देगा। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। तो ये था इफ और वेदर। मेहरबान कदरदान दिलों की जान। नहीं बेटा राकेश, अगर आपने मेरा ये फाउंडेशन बैच लिया हुआ है तो आपको सीडीएस का इंडिविजुअल जो बैच आ रहा है इंग्लिश स्पेशल, वो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है बेटा। इसमें सारे के सारे ही कोर्स खत्म होते हैं, फाउंडेशन बैच है, तो आपको सीडीएस का सेपरेट बैच नहीं अटेंड करना है, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, बिल्कुल अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है बेटा। इसमें सब चीजों का सिलेबस हो रहा है। ठीक है, आज के साथ ही फायदा, इफ या वेदर दोनों आ सकते हैं। गधे ओ गधे, मेरा डंडा कहां है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। कैन नॉट को अलग भी लिख सकते हैं, कैन नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं बेटा। कौन सा बच्चा है ये जी, मनीष। ठीक है, देखो जी आगे समझिएगा। अब अगला क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको सिखा रहा हूं इफ वर्सेस इन केस। बेटा ये भी मॉडल मतलब मॉडल कह रहा हूं, ये भी दोनों कंजंक्शन होते हैं।
अब इफ में और इन केस में क्या फर्क होता है, इस पर बेस्ड भी पेपर में एरर आता है। दोनों को मैं ध्यान से बताता हूं बेटा। इन केस जो है ना, वो आपकी प्लानिंग को दिखाता है कि आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज पर प्लान करके चल रहे हैं, सोच समझ कर चल रहे हैं, आपकी प्लानिंग को दिखाता है। ठीक है, जैसे भाई बारिश हो रही है, छाता ले लेना चाहिए, छाता ले लेना चाहिए, क्या पता बारिश हो जाए। तो छाता ले लेना चाहिए, क्या पता बारिश हो जाए, बेटा ये अपने आप में क्या है, आपकी प्लानिंग। 6 बिस्किट कहां 6, ठीक है जी। तो बेटा ये क्या है, आपकी प्लानिंग 6 कि भाई जो है, अरे बिस्किट कहां से, वो तो साहिल को बोल रहा था मैं, कहते बिस्किट कहां से, कहां से आ गया। ये प्लानिंग है बेटा, भाई छाता ले लो, क्या पता बारिश हो जाए। और अगर आप कंडीशन पे चलो, कहता छाता तब लूंगा जब बारिश होगी, तो मतलब बारिश नहीं होगी तो छाता नहीं लोगे। ये फर्क है बेटा दोनों में। अच्छा मेरे पुत्र याद करो बचपन के वो सुहाने दिन। कई घर ऐसे होते थे बेटा, कई घर क्या, देखो ज्यादातर घर ऐसे ही होते थे जिनमें कोल्ड ड्रिंक तब आती थी जब रिश्तेदार आते थे। जिन घरों में फ्रूट तब आते थे जब कोई बीमार पड़ता था है ना, कोल्ड ड्रिंक तब आती थी जब रिश्तेदार आता था। क्योंकि अगर रिश्तेदार के आने से पहले फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रख दी तो तब तक तो अपने लौंडे निपटा देंगे। या हो सकता है फैंटा जैसी होती थी तो फैंटा पी के उसमें रसना पानी घोल के रसना मिला देते थे फैंटा में, कि मम्मी सोचती थी हाँ बोतल फुल भरी है, लौंडा अपना निपटा चुका है। तो पुत्र अगर मैं, ठीक है हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं फ्रूट ले लेता हूं, क्या पता रिश्तेदार आ जाए, तो आप रिश्तेदार आने से पहले ही फ्रूट ले आओगे, आप प्लानिंग कर रहे हो। आप बोलो मैं फ्रूट खरीदूंगा अगर रिश्तेदार आए तो, मैं फ्रूट खरीदूंगा अगर रिश्तेदार आए तो, इसका मतलब रिश्तेदार आए तो फ्रूट लोगे, तो ये कंडीशन है। तो बेटा दोनों में ये फर्क होता है, दोनों में ये फर्क होता है। तो जो इफ है मेरे शेर, वो कंडीशन को दिखाएगा और ये प्लानिंग को दिखाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल गर्मा गर्म पेश हो जाए, ठीक है, मुंह मत जलवा लेना, गर्मा गर्म एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने बोला वी विल बाय सम फ्रूट, वी विल बाय सम फ्रूट, ठीक है हाँ, कि वही हम कुछ फ्रूट ले लेंगे इन केस आवर फ्रेंड्स कम, क्या पता हमारे दोस्त आ जाएं। तो बेटा ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी प्लानिंग है। भाई क्या पता दोस्त आ जाए, क्या पता दोस्त आ जाए, तो भाई सब क्या ले लेते हैं, अपना फ्रूट ले लेते हैं। तो बेटा ये जो है आपकी, ये प्लानिंग है, ठीक है। अगर आप बोल दो मेरे बच्चे सेम एग्जांपल, नो एरर है बेटा पेपर में वो भी, कि वी विल बाय सम फ्रूट, हम कुछ फ्रूट खरीद लेंगे इफ, हाँ, अवर फ्रेंड्स कम, अगर हमारे दोस्त आते हैं तो। बेटा सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन दोनों में दिन रात का फर्क है। अगर हमारे दोस्त आते हैं तो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये है जी कंडीशन, कि दोस्त आए तो फ्रूट लेंगे, दोस्त नहीं आए, ठीक है, फ्रूट नहीं लेंगे। भाई दोस्त आए तो फ्रूट लेंगे, दोस्त नहीं आए तो फ्रूट नहीं लेंगे, ठीक है जी। ये बात हुई पाजी। अब जरा आगे की बात सुनिए। तो सर पेपर में फिर एरर कैसे आएगा? एरर आएगा बेटा एक ऐसी बात पर जहां प्लानिंग हो सकती है, कंडीशन नहीं। जैसे देखो बेटा, अब मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा, साथ साथ कॉपी रखना। वी शुड हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन आवर टीम, हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए। हां जी, इफ या इन केस आवर रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। अब भाई हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, ठीक है, पहला क्यों होना चाहिए? अगर रेगुलर प्लेयर को चोट लगती है तो, हैं, अगर रेगुलर प्लेयर को चोट लगती है तो एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब पहले चोट लगे तब एक्स्ट्रा प्लेयर लेके आओगे? नॉनसेंस नहीं हो जाएगा बेटा। यहां पे तो प्लानिंग होनी चाहिए गुरुजी, कि हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए। भाई साहब क्या पता हमारे रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, तो क्या पता ऐसा हो जाए, तो प्लान करके चलेंगे ना बेटा। यहां कंडीशन नॉनसेंस। इस तरीके से आपका एग्जाम में एरर तैयार हो गया जी, ठीक है। चलो एक बात बताओ, फिर मैंने लिखा भाई
द एक्स्ट्रा प्लेयर, वो जो एक्स्ट्रा प्लेयर है, विल गेट अ चांस टू प्ले, उसको खेलने का चांस मिलेगा। हाँ, इफ और इन केस अ रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, इस बात का मतलब कि भाई उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस मिलेगा, क्या पता रेगुलर प्लेयर को चोट लग, ना 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 ना, उसको खेलने का चांस मिलेगा अगर रेगुलर प्लेयर को चोट लगेगी तो। भाई यही तो होता है, एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलता है बेटा जब रेगुलर प्लेयर को चोट लगे या उसको आराम देना। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको कॉपी करिए। सर किस पोस्ट में ज्यादा ऊपरी कमाई मिल रही है? ऐसे मत देखो मेरे बच्चे, सुखी जीवन, ईमानदारी भरा जीवन जी मेरे शेर। जब इंस्पेक्टर बनेगा और वो खाकी वर्दी पहनेगा ना रे, और जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आत्मविश्वास खुद पर होगा ना, वो अलग ही होगा। और जब शीशे में आईने में देखोगे, खुद की नजरों में खुद की रेस्पेक्ट फील करोगे ना, वो अलग ही चीज होगी। तो ऊपरी कमाई के चक्कर में मत पड़ मेरे बच्चे। और इतना गंदा सोच के चलेगा ना तो भगवान इतना गंदा आशीर्वाद देगा कि नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए उस परमपिता परमात्मा से यही दुआ कर कि प्रभु मैं अपना जीवन बड़ी ईमानदारी के साथ जीऊंगा, मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी लगती। ठीक है, ऐसा गलत बिल्कुल नहीं सोचते बेटा। करो मेरी शेयर कॉपी। तो मजाक मस्ती की बात अलग है पुत्र जी, लेकिन ऐसा सोचोगे ना तो हाथ नहीं आएगी नौकरी। वो बैठा है ऊपर से सबका हिसाब कर रहा है। ठीक है जी, चलो बेटा। बेटा जो नॉर्मल आप लोग नौकरी लगोगे ना सीजीएल की या कोई भी, मैं आपको सिंपल एक बातचीत बताता हूं। ठीक है, डन है। आपकी जो सैलरी है वो 70 से 80 के बीच होगी, या आप लगा के चल लो 60 से 80 के बीच होगी। वो इतनी होगी कि वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, इतना मान लो 60 से 80 के बीच में आप लोग सारे आ जाओ। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो 90 तक भी पहुंच जाएगी। और आगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग या नौकरी लाएगी आएगी, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि वो 90 तक आपके लिए पहुंचा दे। ठीक है,
तो 60 से 80 के बीच में आपकी नौकरी लगी, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करो, काम खत्म। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं बेटा, अब ध्यान से देखते हैं। तो अभी इन बारों में मत सोचो, इन बातों में सर कौन सी नौकरी में ये क्या है, ये क्या, आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जब भरोगे ना, बातें तब की हैं। फिलहाल अपने सिलेबस पे आप आराम से ध्यान दो। देखो जी पुत्र, तो इन केस, इफ और वेदर, ये चीजें आपने देख ली। अब आगे अगले पड़ाव में सिखाता हूं बेटा, वो चीज है अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है। अनटिल वर्सेस अनलेस, पेपर में यहां से भी क्वेश्चन बेटा वो देता है, अनटिल में और अनलेस में क्या फर्क होता है। ठीक है जी, तो अनटिल अनलेस का क्या फर्क है बेटा। जब आप अनटिल को यूज करते हैं तो हिंदी मीनिंग तो इसका भी होता है जब तक नहीं, मतलब ये भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन, और अनलेस भी अपने क्या है, आप में क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन। आप बोलोगे गुरुजी दोनों में फर्क ही नहीं है, जब दोनों का मीनिंग सेम है, जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, तो अनलेस का मीनिंग भी क्या होता है बेटा, जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो फर्क क्या है, फर्क ये होता है बेटा, ये टाइम पर फोकस, ये टाइम पर फोकस करता है, और जो अनलेस होता है ना बेटा, वो कंडीशन पर फोकस, मतलब ये कंडीशन पर फोकस करता है। अब आप बोलोगे गुरुजी हमें पेपर में कैसे पता चलेगा टाइम की बात कर रहा है, या पेपर में कैसे पता चलेगा वो टाइम की नहीं, वो अपने आप में कंडीशन की बात कर रहा है। तो हमारे लिए समस्या इसी की है बेटा। ठीक है, वेरी गुड, जरा देखते हैं क्या है कहानी। ऐसा पता चलेगा अगर मैं ये बोल दूं बेटा, प्लीज वेट फॉर मी, हाँ, अनटिल अनलेस आई कम बैक, प्लीज मेरा इंतजार कीजिएगा, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज मेरे लिए इंतजार कीजिएगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। तो बेटा एक बात बताइए, ये कोई भी कंडीशन नहीं है मेरे बच्चे, कोई कंडीशन नहीं है, प्लीज कह के कोई कंडीशन नहीं लगती। मैं आपको इंतजार करने के लिए बोल रहा हूं जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। फोकस पुत्र जी टाइम पर है, तो अनलेस गया भाड़ पर, हट जाए, खत्म। मैंने बोला आप अपना काम कर रहे हो, मैंने बोला बेटा कब तक पढ़ाई करोगे, आपने बोला सर जी जब तक मेरे पिताजी नहीं आते मैं पढ़ता रहूंगा। तो बेटा आप पर कोई कंडीशन नहीं थोप रहा, आप अपनी मर्जी खुद बता रहे हो, मैं पढ़ाई करता रहूंगा जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते। तो ये क्या है मेरे बच्चे, अपने आप में क्या है, टाइम, कंडीशन नहीं। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, अनलेस आई डू नॉट कम मत लिखिएगा। डू नॉट कम क्यों ना लिखूं गुरुजी, डू नॉट कम बैक क्यों ना लिखूं गुरुजी। उसका रीजन है मेरे दोस्त कि बेटा नेगेटिव कंजंक्शन होता है, तो उसके साथ आप डू नॉट लगाओगे तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। तो इसके साथ भी नॉट नहीं आता। इसके साथ का मतलब ये बेटा इसकी क्लोज में, इसके साथ वाली क्लोज, पहले वाली क्लोज में हो सकता है, साथ वाली क्लोज में नेगेटिव नहीं है। ठीक है, देखो बेटा दोनों में। दूसरा एग्जांपल मैंने इसीलिए बोला आई विल कॉन्टिन्यू, आई विल कॉन्टिन्यू, मैं कॉन्टिन्यू रखूंगा डूइंग माई वर्क, मेरा काम करना। तो मेरे बच्चे अभी वो काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसलिए आप देखो मैंने सिखाया था ना आपको, कॉन्टिन्यू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, सिखाया था ना, क्योंकि वो काम चल रहा है। तो आई विल कॉन्टिन्यू डूइंग माई वर्क, हाँ, अनटिल अनलेस माई फादर कम्स। तो आप अनलेस नहीं क्या लगेंगे बेटा, अनटिल, अनटिल माई फादर कम्स। अब एक तो बात आपको मैंने ये बता रखी है बेटा, अनटिल माई फादर विल कम नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता मेरे बच्चे, ये मैंने आपको तभी सिखाया था इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, कि टाइम हो या कंडीशन हो उसमें कभी विल वगैरह नहीं आते। अच्छा, माई फादर डज नॉट कम क्यों नहीं हो सकता गुरुजी, ये भी आपने अभी बता दिया कि इसमें नेगेटिव की कोई सेंस नहीं। पहली बात हुई बेटा। चलिए अब कंडीशन का जिक्र कर ले। मैंने बोला भाई साहब ध्यान से सुनना, ठीक है, यू विल नॉट गेट इट, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट इट, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, अनटिल या अनलेस यू पे द रिमेनिंग अमाउंट। भाई जब तक बचा हुआ अमाउंट नहीं दोगे तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी बेटा, तो कंडीशन है।
ये कोई ये थोड़ा ना कह रहा है टिक टिक 1 टिक टिक 2 चीज मिलेगी, नहीं, ये तो कंडीशन है भाई, जब तक रिमेनिंग अमाउंट नहीं दोगे तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट इट, ठीक है, तेरे को नहीं मिलेगी ये चीज, तो क्या आएगा बेटा, अनलेस। अच्छा, अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी यहां तो नोट आ गया, बेटा नोट यहां तो सही है, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया था ये सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी बनी, ये क्लोज बनी ना बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज ये थोड़ी ना है, तो ये कंजंक्शन इस क्लोज के साथ है, इसके साथ थोड़ी ना है, ठीक है, इसके साथ थोड़ी ना है, ये क्लोज इसके साथ है, तो इसके साथ नोट नहीं आएगा ना, इसके साथ तो भले ही आ जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको क्या फर्क पड़ता है उस चीज का, तो बेटा इसके साथ आ सकता है, इसके साथ नहीं आ सकता। अगर यहां होता अनलेस यू डू नॉट पे, तो डू नॉट पे बेटा क्या हो जाता, गलत, अनलेस यू विल पे, विल भी क्या हो जाता, गलत, क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा कंडीशन चाहे समय पर हो या कंडीशन पर बात हो, दोनों में ही विल नहीं और नेगेटिव नहीं, इसके साथ तो आ जाएगा ना मेरे बच्चे, तो यहां अनलेस आ गया बेटा, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। चलिए अब सपोज करो बेटा एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत प्यारा दिया था, मैं बताऊंगा, लेकिन एक कॉफी घूट के बाद, एक कॉफी पियोगे आप, नहीं, ध्यान से सुनिए, डन है, देखो हैव टू यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा, यू हैव टू, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क, तुम्हें ये काम करते रहना पड़ेगा, अनलेस या अनटिल यू आर टोल्ड टू स्टॉप, जब तक तुम्हें रुकने को ना बोल दिया जाए, बोलता ना बसंती जरा नाच के दिखा, बसंती ने बोला अरे वीरू ये तो अनलेस है तो तुम्हारे पांव चलते रहेंगे, है ना, तो वो एक बात बेटा ये हो गया, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क, अब तुम पर कोई चीज थोप रहा है, यहां तो तुम मर्जी बता रहे थे अपनी, मैं तो अपना काम करता रहूंगा जब तक पापा नहीं आएंगे, मैं तो तब तक टीवी देखूंगा जब तक पापा, हम ऐसा करते थे ना, हम टीवी देखते थे जब तक पापा नहीं, अच्छा बचपन में तुम्हारे साथ हुआ है, तुम टीवी देखते थे, पापा ड्यूटी पे होते थे या पापा बाहर गए होते थे, क्योंकि टीवी देखने नहीं देते थे, और जैसे ही पापा आते थे हम तुरंत टीवी बंद करके तुरंत किताब लेके बैठ जाते थे, और ऐसा मुंह बना लेते थे कि पापा सुबह से ही पढ़ रहा हूं मैं तो, पापा मैं तो सुबह से ही पढ़, ऐसा मुंह बना के बैठते थे, वो जो कला थी ना माशाल्लाह थी हमेशा। अच्छा एक और कला आ गई थी, हम पता नहीं जब पापा गेट खटखटाए भी ना, पहले से एक अजीब सी खुशबू सी आ जाती कि पापा आने ही वाले, और हम टीवी टावी बंद करके किताब लेके बैठे हुए, और वाकई में 5-10 मिनट बाद पिताजी आ जाते थे। ये गुण भी अलग ही है, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जिनके पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे मेरे पिताजी की तरह, बाकियों को समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं गुरु जी सुबह सुबह क्या कहने, तुम्हें नहीं समझ आएगा भाई, हम हैं मारे गए, हमें आएगा। तो क्या है बेटा, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क, तुम्हें ये काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है, करते रहना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, अनलेस अब अनटिल, जब तक तुम्हें रुकने का ना बोल दिया जाए, है कि नहीं बेटा जी, डन है, आगे देखिए, अब देखो बेटा जरा बात करो, हाँ ये थी पापा की दहशत, अब जरा बात करिएगा, अगर आप किसी गार्ड को कह रहे भाई मैं अंदर चला जाऊं, उसने बोला सर अभी तो नहीं जा सकते जब तक कोई आके या टीचर आके मुझे इंस्ट्रक्शन ना दे दे, तो बेटा वो आप पे कंडीशन नहीं थोप रहा, आपको इंतजार करने को बोल रहा है, जैसे उसने बोला आई एम सॉरी आई कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर unless the teacher come and gives me some
इंस्ट्रक्शंस। देखो बेटा, अब भाई उन्होंने बोला यार माफ कीजिए मैं आपको एंटर नहीं करने दे सकता, तो बेटा वो तो आपसे रिक्वेस्ट करने लग रहा है, वो तो कुछ थोप ही नहीं रहा। बताओ एक बात, अब बंदा खुद से ही कह रहा है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक टीचर आते नहीं और मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाती। तो बेटा वो गार्ड आप पर कंडीशन क्या थोपेगा, वो तो आपको इंतजार करने के लिए बोल रहा। तो हमने इंतजार करने के लिए क्या बोला, हाँ कि भाई मैं नहीं अलाउ कर सकता आपको जाना जब तक टीचर आके मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देते। तो वो क्या कह रहा है, प्लीज वेट कीजिए जब तक टीचर नहीं आ जाते। तो वही चीज यहां पर आ जाती है बेटा, प्लीज वेट कीजिए अनलेस नहीं अनटिल आना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। माफ कीजिए मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता अंदर जाना। तो वो बंदा आप पर कंडीशन क्या थोपेगा बेटा, जो शुरू से ही आपसे रिक्वेस्टिंग मोड पे बात कर रहा है जब तक टीचर आके कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देते। ठीक है जी, करो मेरे शेयर कॉपी। ठीक है, अब कह रहा है कि बच्चा अगर गुरुजी इसमें रैम सॉरी ना होता, तब ये भी तो है बेटा, ये ना हो तब भी अनटिल आएगा। आई कैन नॉट अलाउ यू, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। कहना बेटा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये हुई अकड़, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मतलब मेरे हाथ में ही नहीं है आपका जाना या ना जाना, मैं तो दूसरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं, मैं ऐसा करने नहीं दे सकता आपको। तो बेटा जब कोई ये कहता है मैं ऐसा नहीं करने दे सकता आपको, अलाउ नहीं कर सकता मैं आपको, तो इसका मतलब उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है। जब अथॉरिटी नहीं है तो कंडीशन क्या थोपेगा बेटा। डन। अब जरा अगली बात देखिएगा, अब बात करते हैं बेटा अगले कंजंक्शन की। अगला होता है इफ वर्सेस अनलेस। आप बोलोगे सर इनकी क्या लड़ाई, बिल्कुल लड़ाई है बेटा, बिल्कुल लड़ाई है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जब अनलेस आता है ना बेटा, जब अनलेस आता है और इफ आता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कई जगह आप ये पाओगे कि अनलेस, ठीक है, इफ प्लस नॉट का मीनिंग दे सकता है। ठीक है, ठीक है जी, डन। देखो कैसे, मैंने बोला भाई एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं और उसको आप साथ साथ कॉपी करना बेटा। यू विल गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिल जाएगी इफ यू पास द एग्जाम, अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो बेटा आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो। ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। आगे
इसका मतलब ये हुआ बेटा, यू विल नॉट गेट दिस जॉब, यू विल नॉट गेट दिस जॉब इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम। भाई दोनों बातों का सेम मतलब तो है बेटा, तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी अगर तुम एग्जाम पास नहीं करते हो तो। बेटा ऊपर वाली बात का और नीचे वाली बात का सेम मतलब है ना, यही तो कंजंक्शन की पावर है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख दूं बेटा, यू विल नॉट गेट दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब नहीं मिलेगी अनलेस यू पास द एग्जाम, जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते। हा 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 हा। इसका मतलब इसका भी मतलब सेम है। गुरुजी तीनों का मतलब सेम आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा मैंने इफ और डू नॉट की जगह अगर मेरे शेर में अनलेस ले आऊं, क्योंकि ये डू नॉट अपने आप में ले लेगा, अनलेस के साथ डू नॉट तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपको नहीं लग रहा अनलेस इफ प्लस नॉट का मीनिंग दे रहा है, मतलब नेगेटिव। और इफ अगर जोड़ दूं तो अनलेस देखो आ नहीं गया, पहले सेम रख लिया। यू विल नॉट गेट दिस जॉब इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम, या मैं कहूं यू विल नॉट गेट दिस जॉब अनलेस यू पास द एग्जाम। अनटिल नहीं, क्योंकि बेटा कंडीशन अनलेस दिखाता है, आसान हुआ। अच्छा मेरे शेर, एक और बात है मेरे पास, देखो यू विल गेट दिस जॉब, यू विल गेट दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब मिलेगी ओनली व्हेन यू पास द एग्जाम, केवल जब आप एग्जाम पास करोगे। तो मेरे बच्चे आपको नजर आएगा अच्छा गुरुजी ओनली व्हेन भी की तरह साउंड कर सकता है, ओनली व्हेन भी इफ की तरह साउंड कर सकता है। देखो बेटा है ना, ओनली व्हेन भी समझाया था ना जब मैं आपको करा रहा था कौन सा इंटेंशन ऑफ स्पीकर। तो बेटा ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चारों के चारों सेंटेंस सही है गुरुजी। तो आप सिखा क्या रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, हाँ दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स शब्दों का हेरफेर है, बात से भाषा है ना मेरे बच्चे। इसलिए मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक होता है जो अलग टॉपिक नहीं होता ना, अलग से मैं कराता हूं बेटा उसको। ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक का मतलब है कि क्या पता एग्जाम में बोल दे कि ये सही मीनिंग बताओ, इन चारों में से कौन सा देता है, इसमें से बताओ ये चारों में से कौन सा मीनिंग देता है। इंप्रूवमेंट में कुछ लोचाई उल्फत करे तो आप तैयार रहोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे लिखिए। डन। अब देखो बेटे पेपर में एरर कैसे आ सकता है, तो इफ नॉट का ये मीनिंग दे सकता है बेटा। पेपर में एरर कैसे आ सकता है, अगर पेपर में ऐसे आ जाए बेटा, यू विल नॉट गेट दिस जॉब, यू विल नॉट गेट दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी इफ यू पास द एग्जाम। अगर तुम एग्जाम पास करोगे तो है। ओ भाई ये क्या पागल वागल हो रखा है क्या, तो पेपर में सही है बेटा, यू विल नॉट गेट दिस जॉब, तेरे को जॉब नहीं मिलेगी अगर तुम एग्जाम पास करते हो। तो अगर तुम पास करते हो यार, ये कोई सेंस है इस बात की। तो पेपर में आप क्या करोगे, इफ को काट के अनलेस लिख दोगे, अनलेस यू पास द एग्जाम, जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते। और क्या पता बेटा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, यहां फिलअप बना दे, इफ भी दे दे, अनलेस भी दे दे, ओनली व्हेन भी दे दे, क्या पता ना कैसे मजे ले। तो आप तैयार कीजिए, ओनली इफ भी लगा सकते हो, बिल्कुल मेरे बच्चे ओनली इफ भी हो सकता है। आया ना मजा। तो ऐसे पेपर में एरर दे देगा। ठीक है, तो जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात सुनिएगा बेटा, कोई भी जब फैक्ट का जिक्र किया जाए, मतलब पता है क्या है, देखो
जब अनलेस आता है ना मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू डू दैट एक्शन। इसका यह मतलब होता है टू डू दैट एक्शन या दैट टास्क। बेटा अनलेस का मतलब यह होता है दिस इज द ओनली वे। अनलेस का मतलब होता है बेटा केवल एक यही रास्ता है उस काम को करने का। अनलेस का यह मतलब होता है। इफ क्या होती है? इफ होता है कंडीशन। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली अगर देखोगे ना, कहीं ना कहीं इंटरनली अगर देखोगे तो फर्क है। तो फर्क है मेरे बच्चे इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें फर्क है बेटा। अगर आप इंटरनली देखोगे, बहुत गहराई को समझोगे मेरे साथ, तो उसमें और उसमें फर्क है मेरे बच्चे। क्या फर्क है गुरुजी? बेटा जी फर्क यह हुआ कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी अगर आप एग्जाम पास नहीं करते तो आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप एग्जाम पास नहीं करते। तो वो बंदा कंडीशन पर फोकस डाल रहा है। यहां क्या कह रहा है वो, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते। इसका मतलब बेटा वो ये कहने की कोशिश कर रहा है एग्जाम पास करने के अलावा इस जॉब को लेने का और कोई भी तरीका नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है? एग्जाम पास करने के अलावा उस जॉब को लेने का और कोई भी तरीका नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको ये जॉब नहीं मिलेगी जब तक कि आप एग्जाम पास ना कर लें, बस। इसके अलावा इसका मतलब उसको और कुछ करने का तरीका है ही नहीं। तो इसलिए बेटा जब तक नहीं मीनिंग होता इसका, इसका अगर मीनिंग होता है। दोनों में फर्क है कहीं ना कहीं इंटरनली देखोगे तो जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते, ठीक है, हां, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते आपको जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल है ये कहानी। तो सर इसमें एरर भी बन सकता है। देखो बेटा बन सकता है। अगर मैं कुछ ऐसे बात लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते इफ वी डू नॉट हीट देम, अगर हम उनको गर्म नहीं करते तो। अगर हम गर्म नहीं करते तो मेटल एक्सपेंड नहीं करते, मतलब गर्म करते हो तो एक्सपेंड कर जाते हैं। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड, मेटल्स एक्सपेंड नहीं करते अनलेस वी हीट देम, जब तक कि हम उन्हें गर्म ना कर दें। पागल हो क्या? इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है वो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, ठीक है, जिससे मेटल एक्सपेंड करते हैं, जिससे मेटल्स एक्सपेंड करते हैं। क्या ऐसा है बेटा? केवल यही एक रास्ता है कि गर्म करके ही, ठीक है, क्या केवल एक यही रास्ता है कि गर्म करके मेटल एक्सपेंड किया जा सकता है? नहीं सर। एक काम करो, हथौड़ा लो, मेटल पे मारना चालू करो, सर मेटल एक्सपेंड करेगा हथौड़े से, दबाव से, प्रेशर से, ठीक है। उसको दबाने की कोशिश करो, दबाओ, उस पर प्रेशर डालो, तब भी एक्सपेंड करेगा। तो बेटा दोनों में से फिर कौन सा सही हुआ? कहता है मेटल जब तक एक्सपेंड नहीं करते जब तक कि हम उन्हें गर्म नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ गर्म करके ही मेटल एक्सपेंड किए जा सकते हैं, दिस इज द ओनली वे। बेटा ये बात इसमें तो ठीक थी कि भाई तुम्हें ये जॉब तभी मिलेगी अगर एग्जाम पास करोगे, दिस इज द ओनली वे, और किसी भी तरीके से जॉब नहीं मिल सकती। तो बात तो सही है, लेकिन बेटा यहां तो गलत है ना। यहां तो ये चीज बिल्कुल गलत हो जा रही है कि मेटल एक्सपेंड नहीं करते जब तक कि हम उन्हें गर्म नहीं करते। इसका मतलब गर्म करने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं एक्सपेंड। नहीं भाई ये गलत हो गया, ये सही है। तो बेटा अनलेस वहां आ पाएगा जहां तुम्हें यह बोलना हो दिस इज द ओनली वे, जहां तुम ये बोल पाओ दिस इज द ओनली वे, केवल एक ये तरीका है। नहीं भाई इस पे तो ये बात लागू नहीं होती। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेटल को एक्सपेंड करने का केवल एक तरीका, उनको गर्म कर दो। नहीं, क्यों? ठोक दो, प्रेशर डाल दो। क्या पागलपन है? ये तो बकवास है। तो बेटा अनलेस तब बोल पाओगे स्टेटमेंट में जब तुम ये स्टेटमेंट बोल पाओ। क्या तुम यहां बोल पा रहे हो? बोल पा रहे हो। क्या तुम ऊपर बोल पा रहे थे? बोल पा रहे थे। मैंने बोला भाई तुम्हें ये किताब तब मिलेगी जब तुम पैसा दोगे, मतलब पैसा देने के अलावा और कोई तरीका नहीं इस किताब को लेने का, मैं दूंगा ही नहीं। बात सही है, बात सही है। लेकिन ऐसी फैक्ट वाली बातें, साइंस वाली बातें में अगर तुम ये कह दोगे
कि मेटल को तो एक्सपेंड करने का केवल एक ही तरीका है, ठीक है, जब तक तुम उसे हीट नहीं करते तब तक। इसका मतलब हीट करने के अलावा कोई तरीका ही नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, तो याद रखिएगा। तो मेटल एक्सपेंड करते हैं केवल जब वो गर्म होते हैं। पागल हो गए? इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तो ओनली व्हेन भी लगाओगे ना, वो भी गलत हो जाएगा। देखो तुम्हें ये जॉब मिलेगी केवल जब एग्जाम पास करोगे, इसका मतलब एग्जाम पास नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं बेटा, मेटल्स एक्सपेंड करते हैं, मेटल्स एक्सपेंड ओनली व्हेन, मेटल एक्सपेंड करते हैं केवल जब हम उन्हें हीट करो। पागल हो क्या? मतलब केवल जब, दिस इज द ओनली वे, नहीं ये भी गलत बेटा। अनलेस आई वहीं पर आएगा जहां ओनली व्हेन है, मतलब अनलेस की हर बात को आप ओनली व्हेन से बना पाओगे। मतलब आपने बोला मेटल से, यहां डू नॉट तो हटाना पड़ेगा ओनली व्हेन के केस में। मेटल एक्सपेंड करते हैं केवल जब हम उन्हें गर्म करते हैं। पागल हो गए? केवल जब गर्म करते हैं? नहीं भाई, केवल जब नहीं, अगर हम उन पर प्रेशर डालते हैं, अगर हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, तो भी तो एक्सपेंड करेंगे, तभी तो फैलाव आएगा। तो उस चीज को आपने समझना है। तो बेटा अनलेस को ओनली व्हेन से रिप्लेस हमेशा किया जा सकता है, लेकिन इफ नॉट को अनलेस से हमेशा रिप्लेस नहीं कर सकते, तभी रिप्लेस कर सकते हो जब वो दिस इज द ओनली वे का मीनिंग दे, ठीक है। इसलिए क्या होता है किताबों में या टीचर ये रटा देते हैं कि अनलेस जो है वो, ठीक है बेटा, इफ नॉट का मीनिंग देता है। बेटा दे सकता है लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। चलो मेरे शेयर कॉपी कर लो, कमेंट रिफ्रेश। तो यहां ओनली व्हेन भी बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली व्हेन भी यही दिखाए, ओनली व्हेन, केवल जब, कि इसके अलावा जैसे कोई रास्ता ही ना हो। तो फैक्ट वाली बात का थोड़ा ध्यान रखना कि वो वहां पर एक ही कंडीशन हो सकती है कि साहब, केवल एक ही कंडीशन हो सकती है तो अनलेस आएगा बेटा, और भी कोई कंडीशन हो सकती है तो इफ आ जाए। आया मजा पढ़ के? ला 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 ला। आया जी मजा? हालांकि ये लेवल एग्जाम इतना बड़ा लेवल टच नहीं करेगा, ऊपर ही खेल लेगा, ऊपर देगा, वो ले वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये मैंने बता दिया फिर भी आपको, ऊपर ही खेल लेगा बेटा एग्जामिनर तो। हाँ सर, हेलो भाई साहब, मस्त है? क्लास में तो कर लेते हैं लेकिन खुद करते हैं तो फिर नहीं होते क्वेश्चन। हाँ तो फिर जब यही बोलता रहेगा तो खुद कैसे होंगे? रिवीजन ढंग से रख। ये बात मेरे को समझ नहीं आती, क्लास में तो कर लेते, खुद से नहीं होते। खुद से क्यों नहीं होते यार? करीब करीब 1000 बच्चों के 170 नंबर थे प्री में, तो मां की कोख से तो पढ़ के आए नहीं होंगे, मेहनत तो यहीं आगे की होगी। 170 का मतलब समझ रहे हो? मैथ में भी पूरे के पूरे ले लिए होंगे, इंग्लिश में भी पूरे के पूरे ले लिए होंगे, रीजनिंग में भी पूरे के पूरे करीब पहुंच गए होंगे। कहां रुके होंगे? थोड़ा बहुत जीएस में हिले। तो मां की कोख से तो वो भी नहीं सीख के आए, मेहनत तो यहीं आके की है। आप क्यों अपने आप को इतना कम आंकते हो? अरे जो मेहनत करेगा वो नौकरी ले लेगा। अच्छा देखो 1000 के करीब तो वो बच्चे हो गए, अब कट ऑफ इतनी हाई, यही तो हो रहा है बेटा। हमारे साथ क्या हो रहा है? 2-3 घंटे पढ़ते नहीं, नींद आने लग जाती है, कमर दुखने लग जाती है, सर दर्द हो रहा है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, और बच्चे सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को। अब मैं अपना शेड्यूल पुराने की तरह नहीं कर रहा हूं। आज 9 बजे वोकैब की क्लास है, इस बात का अर्थ समझते हो तुम? आज 9 बजे वोकैब की क्लास का मतलब ये है बेटा, अगर मैं सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ा हूं, ठीक है, अब मैं रात को 9:30 9:45 तक तो वो क्लास लूंगा ही। हाँ चलो 9:30 लगा लो रात के, अब सुबह 9:30 बजे मैं आ रहा हूं ऑफिस, और रात को 9:30 बजे जा रहा हूं। अब 12 घंटे दिन में काम कर रहा हूं मैं,
12 घंटे आपको नौकरी चाहिए, तो भाई मेरे इस 12 घंटे में और कुछ घंटे ऐड कर लोगे? मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करोगे? 8 घंटे की नींद लगा लो, 24 घंटे ही तो होते हैं। अगर तुम 8 घंटे सोते हो, स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर तुम 8 घंटे भी सो लिए, ठीक है, 8 घंटे भी सो लिए, तो 12-12 घंटे के पहर बांट लो भाई, मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ो। इस 12 में से 8 घंटे सो लिए, फिर भी कितने घंटे बचे? 4 घंटे। तो 4 घंटे अपना मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, वोकैब याद करो, जीएस याद करो, कुछ याद करने का काम करो। उसके अलावा ये 12 घंटे रखो। तो गुरुजी मारोगे क्या? 16-16 घंटे पढ़े भाई? बिल्कुल। साला कट ऑफ की एक्सीज ऐसी हो रखी है, और क्या करें क्या? अब टीचर तो एक दो डींग हाँक के चला जाता है, बोल देता है भाई मत पढ़ो, 8 घंटे में काम चल जाएगा, 4 घंटे में काम चल जाएगा, प्रोडक्टिव पढ़ो, फलाना करो। अरे भाई मेरे प्रोडक्टिव वो बच्चा पढ़ पाएगा जिसका माइंड पहले से शार्प है। एक वो बच्चा बेटा जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से मेहनत करनी है, वो तो 12, 13, 14 घंटे पढ़ेगा भाई। इसमें से 1 घंटा खाना पीना लगा लो भाई, 8 घंटे सो लिए, 1 घंटा खा पी लिया, ठीक है, हाँ, तो 3 घंटे बच गए। अब 3 में से सोने के अलावा भी तो बंदा 1 घंटा कम से कम रेस्ट करेगा, 2 घंटे बच गए। अब ये 2 और इसमें जोड़ लो, 12 और 2 14, तो 12 घंटे तो मैं कर रहा हूं मेहनत, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लो सर, है ना? खाना बनाना है, खाना खाना है, कपड़े धोने हैं, फलाना है, ढिमकाना है, वो 2 ही घंटे बचे आपके पास। चलो थोड़ा और टाइम दोगे तो और 1 घंटा बचा, तो और 13 घंटे कर लो। तो यार आधा आधा तो बांटना पड़ेगा ना बच्ची, समझ पा रहे हो आप? तो इस बात को समझना बेटा, क्योंकि आज के टाइम में रील का जमाना है, कौन सा टीचर क्या बोल जाएगा और आप उसकी बात को मान लोगे, डिपेंड करता है सेल्फ स्टडी पर्सन टू पर्सन। आप अपने आप को पहचानो, अगर आप वीक हैं पढ़ाई में तो आपकी सेल्फ स्टडी ज्यादा लगेगी कोचिंग के अलावा। अगर आप वीक नहीं है तो कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी करोगे भी नहीं ना, तब भी काम चल जाएगा अगर माइंड शार्प है तो। लेकिन अपने हिसाब से बेटा, किसी की नकल मार के नहीं। चलिए मेरे शेर आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझे। तो बेटा ये अनलेस था, अनटिल था, इफ था, अनलेस था, ये वगैरह फलाना सब कुछ मैंने आपको करा दिया। देखो बच्चे, अगर मैं आपको वेन बोल दूं, वेन और वाइल में क्या फर्क होता है? बेटा वेन नहीं कराऊंगा, वेन में वो उसमें करा चुका हूं टेंस में, आफ्टर कंजंक्शन, बिफोर कंजंक्शन सब टेंस में कराया, वेन कंजंक्शन टेंस में कराया, वेन कैसे काम करता है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बेटा वेन और वाइल में क्या फर्क होता है। बहुत आसान है। वाइल होता है बेटा 2 एक्टिविटीज का एक साथ चलना, ठीक है, 2 एक्शंस का एक साथ चलना, यानी एक साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर होना। वेन क्या करता है बेटा? वेन बताता है टाइम स्टेटमेंट, मतलब समय, उस चीज के आने का समय क्या था, ठीक है। चलिए, जैसे he was watching the TV, वो टीवी देख रहा था। when या while she came, जब वो आई थी। तो बेटा जब वो आई थी वो टीवी देख रहा था, जब वो आई थी, आप ये टाइम बता रहे हो बेटा, जब वो आई थी टाइम बता रहे हो, ये नहीं बता रहे एक एक्शन के साथ साथ दूसरा एक्शन हो रहा है। आप ये बता रहे हो टीवी देख रहा जब वो आई थी, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये टाइम स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा ही वॉज प्लेइंग while और when his brother was studying, his brother was painting कर देता हूं, वो खेल रहा था जब उसका भाई पेंटिंग कर रहा था। बेटा दोनों काम एक साथ हो रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। वो खेल रहा था जब उसका भाई पेंटिंग कर रहा था, तो दोनों काम एक साथ जब दिखाने हो तो बेटा वाइल लगाते हो, ठीक है। कई बार वाइल के बाद डायरेक्ट आईएनजी भी दे देता है बेटा। ही वॉज टॉकिंग टू हर वाइल और व्हेन ड्राइविंग, ड्राइव करते हुए। तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे? वाइल ड्राइविंग, व्हेन नहीं। ये पेपर में आया था इस बार के,
वेरी गुड। एक और चीज याद रखिए बेटा, मेरे शेर वाइल वर्सेस ड्यूरिंग में फर्क होता है। मेरे बच्चे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है और वाइल कंजंक्शन के रूप में होता है, मीनिंग दोनों का सेम है। देखो, ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग स्पीच, ड्यूरिंग या वाइल हिज स्पीच। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जब वो स्पीच दे रहा था उसके दौरान, तो बेटा ड्यूरिंग हिज स्पीच ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, प्रेपोजिशन के बाद, तो ड्यूरिंग स्पीच आ गया, ड्यूरिंग हिज स्पीच। ठीक है। और अगर मैं बोल दूं ही फेल्ट नर्वस, उसको बड़ा नर्वस महसूस हुआ था, ड्यूरिंग या वाइल ही वॉज टॉकिंग टू हर, या ही वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच, ही वॉज टॉकिंग टू हर, या ही वॉज, जब ही फेल्ट नर्वस वाइल ही वॉज टॉकिंग टू हर, उससे बात करने के दौरान, तो अब मुझे यहां किस चीज की जरूरत है, कंजंक्शन की। अब आप बोलोगे गुरुजी फिर यहां वाइल के बाद आईएनजी कैसे आ गया, पता क्या है, ही वॉज टॉकिंग टू हर वाइल ही वॉज ड्राइविंग, वाइल ही वॉज ड्राइविंग होता ना, और वो ही वॉज और ही वॉज क्या चला गया, कॉमन। याद रखिएगा बेटा, तो हम कई बार उसे कॉमन सेंस ले लेते हैं। तो आप ये सोचोगे ना गुरुजी ऐसे लिख दूं, ही वॉज टॉकिंग टू हर वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ये भी सही है बेटा, और ही वॉज को आप कॉमन ले जाओगे तो आप ये भी कह सकते हो ही वॉज टॉकिंग टू हर वाइल ड्राइविंग, है ना। तो ये वाइल और ड्यूरिंग में फर्क होता है मेरे बच्चे। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पर सीधे एरर आएंगे बेटा, और आप उनको पूरा का पूरा चारों तरफ से घेर लोगे। तो कंजंक्शन टॉपिक कैसा है गुरुजी, आप बोलते चले जाओ हम सुनते चले जाएं, कंजंक्शन खत्म। बस इतना टास्क करना है मेरे शेर आपने। चलो फटाक से कॉपी करो बेटा। कंजंक्शन की कौन से नंबर की क्लास है, एक बार लिखना, कॉपी करो इसको और लिखो, बताओ कंजंक्शन कौन सी क्लास है, तीसरी है या चौथी।
लो, आ गई आवाज सर। हाँ जी पुत्र, आगे बढ़ लें। देखो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब चार कार्च कंजंक्शन को एक साथ जरा निपटाएंगे। बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। एक होता है मेरे दोस्त बिकॉज, एक होता है एज, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। बेटा ये तीनों के तीनों रीजन, कोज और हिंदी में बोले तो कारण बताते हैं, और हिंदी में बोले तो कारण बताते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं बेटा, बिकॉज, एज, सिंस और फोर, ये चारों के चारों कारण बताने का काम करते हैं। ये चारों के चारों कारण बताने का काम करते हैं। चारों का सेम मीनिंग है, मतलब एक सेंटेंस को मैं चार तरीके से लिख सकता हूं। तो चारों में फर्क क्या है गुरुजी? फर्क है मेरे बच्चे बात को बोलने की सीरियसनेस को लेकर। जैसे सबसे पहले भाई साहब को पकड़ लो, इसकी गुद्दी पकड़ो। जब आपने इसको मारा थप्पड़, ये बिखर गया और बिखर के बोला मैं तो गुरुजी बी प्लस कोज हूं। मैंने बोला अच्छा, बी का मतलब होता है मेरे बच्चे होना, और कोज का मतलब होता है कारण, कारण का होना। तो किसी चीज के कारण के होने को दिखाता है बिकॉज। पहली बात। दूसरा फर्क यह होता है मेरे बच्चे, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों तो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये लौंडा होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब मैंने बिकॉज को बोला तेरा क्या काम है रे, तो इसने बोला देखो गुरुजी आप एक मेन स्टेटमेंट लिखिए, हां, और सर मुझे लिखिए आप, हां, और फिर मेरे साथ एक स्टेटमेंट लिखिए। मैंने बोला ठीक है, और कहा इसने कि गुरुजी जब आप ऐसा कर लेंगे, जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये जो चीज है ना, ये इसका कारण होगी। मैं नहीं आया था, क्यों नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, क्यों, ये कारण। तो अब होता क्या है मेरे बच्चे, भाई पहले बात बताई जाती है बेटा, बाद में कारण बताया जाता है। कभी ऐसा होता है कारण पहले बता दो बात बाद में, क्योंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया था। उल्टा, मैं नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। आप ऐसे बोलोगे बेटा, तो उस बात को सोचिए। इसीलिए बेटा कभी भी ये नहीं करते बिकॉज प्लस स्टेटमेंट और फिर बाद में मेन स्टेटमेंट लिख रहे हो ना मेरे शेर ना। ये गलत होगा और ये सही होगा, ये गलत होगा और वो सही होगा। इसलिए बेटा इसको बच्चा रट लेता है कि बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत ना करे। बेटा वो रीजन ही होता, कारण बाद में बताया जाता है। तो आपने बोला आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। और बेटा याद रखिएगा, बिकॉज तब बोला जाता है जब कोई सीरियस इवेंट, सीरियस मुद्दा, सीरियस टॉक। तो जब ये बात वो बोलते हैं ना, हां, तो बेटा ये सीरियस टॉक होगी, नॉट कैजुअल, सीरियस टॉक। मेरे बच्चे ये नहीं कि पिकनिक पे जाना था, घूमने फिरने नॉर्मल जाना था, क्यों नहीं आया रे यार, बीमार था यार। बेटा बहुत सीरियस टॉक, सीरियस मुद्दा है, कैजुअल नहीं ले सकते आप। तो जब आपको किसी सीरियस चीज का सीरियस तरीके से रीजन देना हो, तो आप जब जिम्मेवारी बनती है आपकी, कल मीटिंग में क्यों नहीं आए थे, मुझे माफ कीजिएगा कल मैं मीटिंग में नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। बेटा एक सीरियस टॉक पे आप बिकॉज को यूज करते हैं। तो बिकॉज पे एरर कैसे आएगा बेटा, पेपर में ऐसे एरर आएगा। और एक और बात याद रखिएगा बेटा, इसी के नीचे लिखेंगे मेरे शेर, बिकॉज कंजंक्शन होता है बेटा। बिकॉज क्या होता है, कंजंक्शन होता है, वर्सेस बिकॉज ऑफ बेटा प्रेपोजिशन होता है। यह फर्क है दोनों, बिकॉज ऑफ, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज कंजंक्शन। अगर मैं बोल दूं आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ माई इलनेस, ठीक है, मैंने बोल दिया आई डिड नॉट कम बिकॉज बिकॉज ऑफ हिम, मैं उसकी वजह से नहीं आया, बिकॉज हिम नहीं, बिकॉज ऑफ माई इनलेस, बिकॉज माई इनलेस नहीं, क्योंकि यहां प्रेपोजिशन की जरूरत है। तो ये होता है प्रेपोजिशन और ये होता है। तो ये हुई एज की, इसकी बिकॉज की बात। आपने बोला गुरुजी फिर एज क्या होता है? एज क्या होता है बेटा? एज क्या होता है? अब एज के बारे में सुनिए। एज, ठीक है, एज के कई फंक्शन होते हैं बेटा। एज एडवर्ब भी होता है, एज कंपैरिजन कंजंक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो अलग बात है, तो पहले अभी बताता हूं मैं एज, पहले इनमें क्या मीनिंग देता है वो भी बताता हूं, और एज क्या होता है वो भी। देखो एज एक तो होता है बेटा कंपैरिजन कंजंक्शन, एज का पहला फंक्शन एज कंपैरिजन कंजंक्शन होता है मेरे शेर। क्या करता है? कंपैरिजन करता है। दूसरा, इसी के नीचे लिखना है एज एडवर्ब भी होता है बेटा, जब इसके बाद क्या हो? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं। ये एडवर्ब में भी बताऊंगा बेटा, ठीक है, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं। ये रिच क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चे? एडवर्ब। वो उतना ही अमीर है, तो एक बात, तो एक सेंटेंस तो ये हो गया बेटा, वो उतना ही अमीर है। हाँ, जितना कि मैं हूं, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई, और दो क्लॉज को जो जोड़ रहा है जितना कि मैं हूं, तो ये क्या हुआ? कंपैरिजन कंजंक्शन। तो बेटा एक तो एज काम करता है मेरे शेर कंपैरिजन कंजंक्शन का, ठीक है, कंपैरिजन कंजंक्शन का, डन है। कंपैरिजन कंजंक्शन का बेटा एज काम करता है, इसका काम करता है शेर कंपैरिजन कंजंक्शन का, वो काम करता है। तो ही इज एज रिच एज आई एम। दूसरी बात सुनिए मेरे बच्चे, अगला एग्जांपल। अब अगले में क्या कहानी है? अगले में क्या कहानी है सर? एज एज एन एडवर्ब आपने पकड़ लिया, या इन चीजों को ऐसे तो समझ लिया गुरुजी आपने। तो एज कंपैरिजन कंजंक्शन होता है बेटा, एज एडवर्ब होता है, इज एज रिच एज आई एम, आप ऐसे बोल सकते। अब ये चलो एक ही एग्जांपल बहुत है। दूसरा फंक्शन एज का बेटा, दूसरा फंक्शन होता है एज, जैसे कि, ऐसी सेंस देता है, जैसे कि यार, जैसे कि तू मेरा दोस्त था, या जैसे कि मैं बीमार था मैं नहीं आ सकता। लेकिन बेटा नॉट सो इंपॉर्टेंट, कैजुअल टॉक, ये होता है, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लिखूंगा, जगह कम है, पहले आप कॉपी कर। हेलो, 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 माइक
चलो बेटा, ओके ना। देखो अभी मैं क्या कह रहा था, इस सबको हटा के बिकॉज का ये मतलब हो गया, सीरियस टॉक हो गई। अब मैंने बोला बेटा इसको कि एज जैसे कि कैजुअल टॉक। कैसे? मैंने बोला कल खेलने क्यों नहीं आया? यार जैसे कि मैं बिजी था नहीं आया। अब जैसे कि मैं बिजी था नहीं आया ना, ये नॉर्मल है, कैजुअल टॉक है यार। एज आई वॉज बिजी, एज आई वॉज बिजी आई डिडंट कम टू प्ले, आई डिड नॉट कम टू प्ले। एज आई वॉज बिजी आई डिड नॉट कम टू प्ले। बेटा दिस इज द सेंस कैजुअल टॉक। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, ठीक है, कि बेटा यहां से आप एज से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो। आप बोलते नहीं एज यू आर माई फ्रेंड, एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, जैसे कि तू मेरा दोस्त है यार, मदद कर दे यार। कैजुअल टॉक, कैजुअल टॉक बोलते हो ना बेटा, वो चीज एज है, कैजुअल टॉक। तो इसके दो मीनिंग, दो तरीके से यूज होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा सिंस की। गुरुजी सिंस क्या है? सिंस एक तो बेटा आपने टेंस में पढ़ा। टेंस में क्या पढ़ा मेरे बच्चे? आपने ये पढ़ा कि जो सिंस होता है वो अपने आप में टाइम लेता है, अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। टेंस में क्या पढ़ा? सिंस अपने बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। और सिंस अपने बाद पास्ट स्टेटमेंट लेता है। जब वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है तो वो प्रेपोजिशन होता है बेटा, और जब अपने बाद वो पास्ट स्टेटमेंट लेता है तो वो कंजंक्शन होता है। तब से लेकर अब तक, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक उसका मीनिंग होता है, बिल्कुल डिफरेंट सेंस होती है। मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, आप पढ़ा चुका हूं, यहां टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे दूसरा यूज आज आपको मैं बता दूं बेटा, सिंस भी आपको पता है क्या? सिंस भी एज की सेंस देता है। एज की सेंस मतलब जैसे कि, बिल्कुल सेम। और क्या ये भी कैजुअल टॉक, मतलब बिल्कुल जो एज का मीनिंग है। इसका मतलब इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी आई डिड नॉट कम टू प्ले, आई डिड नॉट कम टू प्ले, मैं खेलने नहीं आया बेटा। इसलिए सिंस से आप शुरुआत भी कर ले रहे, मतलब यहां आप एज लगाओ या आप यहां सिंस लगाओ, दोनों सही है बेटा। नई चीज पता चल गई बेटा, नई चीज पता चल गई। वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है हमेशा पास्ट टेंस हो, देख लो इसका मतलब टेंस रिवाइज नहीं किया बेटा तूने। टेंस रिवाइज कर मेरे बच्चे, यहां क्या होगा अभी की बात नहीं है, टेंस की बात है मेरे शेर। ये नया फंक्शन आपके लिए आ गया बेटा आज, सही है। तो बेटा बिकॉज, एज और सिंस मीनिंग सेम है, लेकिन बेटा ये कैजुअल और ये सीरियस मैटर को बताता है, इसलिए इससे सेंटेंस की शुरुआत भी नहीं करते, इनसे कर लेते हैं, नॉर्मल बात। ठीक है, इसीलिए आप एक बात को एक बात बता, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना बेटा। आपने नहीं बोल दिया बीइंग माई फ्रेंड, मेरा दोस्त होने के नाते, बीइंग माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, बीइंग माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, है ना? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कराया था ना मैंने, एज यू आर माई फ्रेंड, एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प। थैंक यू साहिल भाई। जुग जुग जिए, भगवान जल्दी शादी करे, 2-4 बच्चे, स्थानीय लाइफ हो गया ना? आप इसको सो से बनाओगे तो क्या करोगे बेटा? उल्टा, यू शुड हेल्प मी, ठीक है, एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, यू आर माई फ्रेंड सो यू शुड हेल्प मी, तो मेरे दोस्तों इसलिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। आप सो से बना सकते हो, ला 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 ला। आया मजा? तो मैं सही नहीं कह रहा था, कंजंक्शन रिवीजन नहीं मांगता। हाँ बेटा, आज रात को 9 बजे वोकैब की क्लास है। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा और एंटोनिम सिनोनिम भी कराऊंगा, इडियम फ्रेजेस भी कराऊंगा और एंटोनिम सिनोनिम भी कराऊंगा।
ठीक है सर। हाँ बेटा, सिंस यू आर माई फ्रेंड, एज यू आर माई फ्रेंड लगा सकते हो आप। चलो मेरे शेर, 4 भी सेम बताता है, लेकिन एक फर्क है बेटा, 4 से पहले कोमा आता है, याद आया? तो एक बार पता है एग्जामिनर ने क्या शानपत्ती दिखाई थी बेटा, देखो मेरे बच्चे, शानपत्ती एग्जामिनर ने यह दिखाए, क्वेश्चन बोला ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, याद आया? अब तुम्हें पता है एक बात बेटा, ये सीडीएस का एरर है, लेकिन मेरा बच्चा सही करके आया। एग्जामिनर ने दिया बिकॉज, एग्जामिनर ने दिया फॉर, एग्जामिनर ने दिया सिंस, एग्जामिनर ने दिया एज। यूं तुम्हें बतलाता नहीं पर मैं निकम्मा हूं रीमा। देखो बेटा, अब इसका आंसर तुम करके दिखाओ, है तो सारे के सारे सही है कि नहीं, बताओ। ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि जैसे कि वो चोरी करता पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि वो चोरी करता पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया, चारों सही है बेटा, हिंदी मीनिंग में तो चारों सही है, लेकिन अब टेक्निकल घुस जाओ जरा। गरम चाय की प्याली हो, और क्यों? क्योंकि बेटा कोमा 6 और कोमे के बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये होता है। एक बच्चा बता क्या रह रहा है, सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे फैन बॉयज बनाया था ऐसे सबऑर्डिनेट भी बना दो। अरे पगले, कोऑर्डिनेट को छोड़ के सारे सबऑर्डिनेट है, वो भी याद करना पड़ेगा। मेरे सीआईडी कहता ये कौन है, ये इसकी बहन है सर। मतलब ये इसका भाई है, मतलब इनके माँ बाप एक ही हैं, ये तो सेम परिवार के हैं। अबे कॉमन बातें भी पता करेगा छोटे। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट याद कर ली जो कि कम थे, तो सबऑर्डिनेट उसके अलावा बच गए, वो सारे सबऑर्डिनेट हैं। कॉमन सेंस नहीं पता मेरे छोटे बच्चे को, समझ रहे भाई? ओ भाई साहब 11 बज गए, पता ही नहीं चला। चलो बेटा, कल कंजंक्शन खत्म करेंगे, प्लस एक नई चीज स्टार्ट करेंगे बेटा, कंजंक्शन से रिलेटेड बताए थे ना, इन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर कंजंक्शन खत्म ही नहीं हो सकता, जो पार्ट ऑफ एडवर्ब है, तो वो भी करेंगे। ठीक है जी, तो इसको सेव कर लेता हूं, तो अपना सारा अपना रिवाइज करके आइएगा। और मेरे बच्चे देखो भाई, एक सीरियस रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं बेटा, रात को 9 बजे है क्लास, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। मैथ का टेस्ट है वो बाद में दे लेना है, चल जाएगा, उसको लेके रख लेना। बहुत जरूरी है बेटा इंग्लिश। 9 बजे रात को वोकैब की क्लास होगी, इडियम्स कराऊंगा और एंटोनिम सिनोनिम कराऊंगा। उस क्लास के लिए सीरियस रही, और अब मैं प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आ रहा हूं, वो भी, तो उनके लिए अपना सीरियस रहो। और वोकैब की वॉल्यूम 2 भी आ रही है। मेरे कहने का ये मतलब है अब आपकी रात को भी क्लास हुआ करेगी, ठीक है, रात 9 बजे डेली। तो रात को 9 बजे मिलेंगे। इवेंट का मैं टाइम चेंज करा देता हूं, ठीक है। तो अपनी रात को भी अब क्लास के लिए सीरियस रहिएगा, जैसे पहले वोकैब की क्लास लिया करते थे आप बड़े ही उमंग के साथ, उसके साथ आज हम मिलेंगे, ठीक है।